हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MTJ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं JMI MSc केमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम का 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। जो बच्चे 14 मई को जो पेपर दे के आए हैं उसी का पेपर का मैं सोल्व करने वाला हूं आंसर की के साथ। और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आपको रिपीट हुई थी PYQ से, कौन सी ईयर का रिपीट हुई थी और कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ के बारे में हम थोड़ा सा नॉर्मल बात करेंगे, क्योंकि कट ऑफ की जो हम वीडियो बनाएंगे एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। हाँ, तो इस वीडियो में एक छोटा सा डेमो दे दूंगा। जो बच्चे परेशान हैं कि कितने कट ऑफ जाएगी, 2024 में जो कट ऑफ गई थी बहुत कम गई थी, बिलो टू 40 मार्क्स गई थी, क्या इस बार भी बिलो टू 40 मार्क्स जाएगी या नहीं जाएगी, तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल वाइज में हम बात करेंगे। A से लेके Z तक हम बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो में बने रहें शुरू से लेके अंत तक। और जो नए चैनल पे हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों यारों में शेयर करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्वेश्चन कितने रिपीट हुए थे। तो जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे PYQ से 22 क्वेश्चन आपको रिपीट हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 क्वेश्चन आपको रिपीट हुई थी, जिसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो 2023 का रिपीट हुआ था। कुछ एक से दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2024 का रिपीट हुआ था, और एक क्वेश्चन जो ऐसे थे 2022 का रिपीट हुआ था। तो जितने भी PYQ है JMI का, या 2024 का हो या 2023 का हो या फिर 2022 का हो, सारे मेरे चैनल पे अपलोडेड है PYQ JMI MSc एंट्रेंस एग्जाम का। तो जो बच्चे 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को चेकआउट जरूर करना। और मैं इस वीडियो के अंदर में सारे PYQ का आपको लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप एक बार चेकआउट जरूर करना और एक बार वीडियो को जरूर देखने की कोशिश करना। तो जो बच्चे PYQ सोल्व करके गए हैं एग्जामिनेशन के अंदर में, उसको बहुत बेनिफिट मिली है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे पर्सनली जिससे मुझे बात हुई, उसने बताया कि मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। जिसमें 22-24 क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उसमें हमें सोल्व करने की कोई टाइम लगा ही नहीं। जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा और ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो हमारी टाइम का सेव भी हुआ है। क्वेश्चन डिफिकल्टी की बात है तो क्वेश्चन डिफिकल्टी जो 2024 से नॉर्मल थी, कम थी डिफिकल्टी, कि 2024 में क्वेश्चन थोड़ा लेवल का थोड़ा हाई था, लेंथी क्वेश्चन था, जिसकी वजह से बच्चे की जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन गई थी। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन जो था थोड़ा इजी लेवल था और रिपीट भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हुए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगी। आप ये मत सोच लेना कि 2024 की तरह होगा, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक डेमो में बता दूं कि जो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो पहले हम मुस्लिम वुमेन की हम बात करें। जो बच्चे मुस्लिम वुमेन हैं उसके लिए अगर 40+ मार्क्स बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे की डिमांड होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडमिशन लेने की। तो जिसका 40 मार्क्स या 40+ मार्क्स बन रहे हैं मुस्लिम वुमेन बच्चे का, तो उसकी चांसेस है एडमिशन मिलने की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। हाँ, जो बच्चे मुस्लिम OBC ST हैं उसके अगर 43 मार्क्स बन रहे हैं, 45 मार्क्स बन रहे हैं, उसके भी सेफ जोन में है, उसके भी चांसेस हैं। हाँ, जो बच्चे जनरल मुस्लिम्स हैं उनके लिए 48 या 47 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो भी एक सेफ जोन के अंदर में है। और जो जनरल कैटेगरी से बच्चे हैं उनके लिए तो 50+ मार्क्स होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो पूरा हम डिटेल वाइज के अंदर में एक वीडियो हम बना के लेके आऊंगा। जैसे मैं इसको सोल्व कर दूंगा आंसर की के साथ, वीडियो सोल्यूशन के साथ क्वेश्चंस को, उसके बाद मैं तुरंत कट ऑफ जरूर लेके आऊंगा, जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और मटेरियल केमिस्ट्री के बारे में पूरा हम कट ऑफ के बारे में ए से बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे जो बच्चे प्रॉब्लम में है। तो नॉर्मल हम आपको डेमो दे दिए ताकि आप बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो से आप एक बार अपना आंसर की जरूर मिला लेना, आप कितने स्कोर बन रहे हैं। जो हाँ, जिस बच्चे जितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट में जरूर बताना, ओके। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और तो यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ये 2023 में मैंने PYQ में सोल्व करा रखा हूँ। तो जो क्वेश्चन रिपीट हुआ उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। जो न्यू क्वेश्चन है उसी को इलेबोरेट करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कुछ क्वेश्चन तो आप 2023 का PYQ जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, ओके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर पूछा गया फर्स्ट में नॉर्मल क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आपको सिंबल बताना है। तो इसका आंसर आपका, इसका जो ऑप्शन होगा आपका D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी में कौन सा फैक्टर जो होता है वो अफेक्ट नहीं करती है। तो मैं बता दूं आपका D, वेपर प्रेशर नहीं करता, टेम्परेचर करता है, वेवलेंथ भी करता है, लाइट इंटेंसिटी भी करता है, लेकिन वेपर प्रेशर नहीं करता है। इसका 2 का D करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसकी फॉर्मूला बहुत सही है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन से भी आपका रिपीट है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, ये 2023 का रिपीट है। सिलेक्शन रूल ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये न्यू क्वेश्चन है, मैकेनिज्म दे रखा है, मॉलिक्यूल आपका एस है, हाँ मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, जिसमें एब्जॉर्प्शन करने पर S1 जा रहा है, फिर आपको रेडिएटिव करने पर S0 में आ रहा है। मतलब S0 का मतलब ये है एक सिंगलेट है, सिंगलेट से आपको S1 में जा रहा है। आपने पढ़ा होगा जैबलोंस्की डायग्राम, जैबलोंस्की डायग्राम में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर लाइट पास करते हैं, फोटोन पास करते हैं, उसमें क्या होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मतलब S0 से S1 में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वापस क्या होता है रिटर्न होता है और ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो S1 के वो रेडिएटिव होता है और S1 में वापस आ जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। आपने देखा होगा जैबलोंस्की डायग्राम्स के अंदर में, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको ग्राउंड स्टेट है कि हाँ किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हमने लाइट पास किया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, उसके बाद रिटर्न आने के बाद S1 से S0 में ही आया, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अगर इसके अंदर में कोई भी इंटरसिस्टम क्रॉसिंग इन्वॉल्व होता, ट्रिपलेट स्टेट इन्वॉल्व होता, तो आपको फॉस्फोरेसेंस होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको S0 से S1 में जा रहा है, वापस रिटर्न होकर के S1 से S0 में आ रहा है, तो इसका फॉस्फोरेसेंस ऑप्शन होगा, इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड इन आइसोथर्मली रिवर्सिबल फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ये क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे, अगर आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का भी आइडिया है तो आप एक बार में सोल्व कर दोगे बिना कैलकुलेट किए हुए, तो आपको टाइम की भी बचत हो जाएगा। इसमें सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडियली गैस, मतलब आइडियल गैस पे जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। और ये आपको क्वेश्चन पूछा गया डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज पूछा गया, इंथैल्पी चेंज क्या चेंज होगा इस प्रोसेस के अंदर में, तो आपको पता है कि डेल्टा इंटरनल एनर्जी जो होता है डेल यू होता है, वो 0 कैसे होगा, इसका फॉर्मूला होता है डेल यू इक्वल टू एनसीबी डेल टी, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल के प्रोसेस में तो डेल यू भी 0 हो जाएगा। ओके, और जब डेल यू 0 होगा तो आपको पता है कि आइडियल गैस के हिसाब से फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल पीवी भी 0 होगा, और आपको पता है डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पीवी, जहां पर इंटरनल एनर्जी भी 0 है और डेल पीवी भी 0 है, तो डेल्टा एच भी 0 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड इज सोलुबल इन वाटर बट नॉट बेंजीन। आपको 2 सॉल्वेंट दे रखा है, जिसमें आपको सोलिबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि सोडियम जो क्लोराइड होता है वो पानी में क्या होता है, डिसोल्व तो हो जाता है, लेकिन आपको बेंजीन सॉल्वेंट में डिसोल्व नहीं होता है। तो इस ऑप्शन से आपको आंसर करेक्ट बताना है। तो जैसे कोई सोडियम को, हाँ जैसे सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर डिसोल्व होता है तो आयंस फॉर्म होते हैं, और जब आयंस फॉर्म होते हैं तो जो डेल्टा एच जो हाइड्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है लैटिस एनर्जी से। तो डेल्टा एच जो हाइड्रेशन होगा सबसे ज्यादा होगा क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, आयंस फॉर्म में हो रहा है। तो जो आयंस फॉर्म बनेंगे Na+, तो Na+ के अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रेशन ज्यादा एक्युमुलेट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जिसका जितना ज्यादा साइज छोटा होता है वाटर मॉलिक्यूल उतना ज्यादा एक्युमुलेट करती है, वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर के अंदर सोलुबल हो रहा है NaCl, तो यहाँ पर हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा लैटिस एनर्जी से। लेकिन बेंजीन के अंदर में सोलुबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं वाटर के अंदर सोलुबल है तो डेल्टा एच हाइड्रेशन ज्यादा है, लेकिन NaCl बेंजीन के अंदर में सोलुबल नहीं है तो इसका डेल्टा एच हाइड्रेशन कम होगी। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिलेशन डेल्टा एच इक्वल टू डेल ई पी डेल बी वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इसमें 2023 में मैंने ऑलरेडी करा रखा हूं, इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया टेम्परेचर एट विच Kc Kp will have the same value for the equilibrium। आपका इक्वेशन दे रखा है N2O4 इक्विलिब्रियम 2NO2 गैस। आपको निकालना क्या है, सिंपली टेम्परेचर आपको बताना। ये क्वेश्चन नया है, न्यू क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर आपको पता है Kp और Kc के बीच में रिलेशन तो आप इजी इसको कर दोगे और आसानी से टेम्परेचर निकाल दोगे। इसके जो रिलेशन होता है Kp इक्वल टू Kc RT के पावर डेल्टा
Ng होता है इसका रिलेशन। तो डेल्टा Ng आपको पता क्या होता है? डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2 हैं और रिएक्टेंट कितने हैं? 1 है। तो डेल्टा Ng कितना हो जाएगा? डेल्टा Ng 1 हो जाएगा। जब डेल्टा Ng 1 हो जाएगा तो Kp जो होगा किसके बराबर होगा? Kc के बराबर होगा, ठीक है, और RT हो जाएगा। तो याद रखें, अगर आपको Kp और Kc बराबर करना होगा तो RT का वैल्यू 1 पुट करना होगा। यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन लेके आया हूँ, यही चीज मैं बता रहा था, आपको डिस्कस कर रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको Kp और Kc बराबर रखना होगा तो RT का वैल्यू आपको 1 पुट करना पड़ेगा और हमें टेम्परेचर निकालना है। जब RT का वैल्यू 1 होगा तो T = 1/R होगा। अब यहाँ से रियल चीज प्रॉब्लम आती है, यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं और इसका ऑप्शन आपको दे रखा है और अब गलत नेगेटिव मार्क्स में चला जाएगा। यहाँ पर R की वैल्यू बहुत सारे होते हैं, एक होता है 8.314 होता है, एक होता है 0.0821 होता है, एक होता है 2 कैलोरी होता है। तो यहाँ पर कौन सा R की वैल्यू आपको पुट करना है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो जो बच्चे गलत कर देंगे उसकी नेगेटिव मार्क्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर R की जो वैल्यू पुट करना है 0.0821 लीटर ATM मोल पर केल्विन होता है। सिंपली बात। अब क्यों होता है? क्योंकि जो Kp होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर, वो ATM के अंदर में होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन जो होता है वो आपको मोल पर लीटर में होता है। तो यूनिट के हिसाब से आपको देखना है। तो यहाँ पर ATM लीटर पर मोल केल्विन के हिसाब से पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको जो R की वैल्यू होगा 0.0821 ही पुट करना होगा, तभी आपको टेम्परेचर केल्विन के अंदर में आएगा। तो जैसे आप R की वैल्यू 0.0821 पुट करोगे तो टेम्परेचर आएगा 12.18 केल्विन। तो इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एट द इक्विलिब्रियम, at the equilibrium 2x plus y x2y the number of moles x2y equilibrium affected by the। ये भी क्वेश्चंस रिपीटेड है 2023 का। इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन है। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग स्प्रिंगली सोलूबल टू द सोलबिलिटी S, और सोलबिलिटी जो प्रोडक्ट है वो KSP है। आपको एक्सप्रेशन दे रखा है S = दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? KSP/27 के पावर 1/4, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो सिंपली आपको सारे ऑप्शन को एक बार चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको एस सोलबिलिटी जो आपको इस एक्सप्रेशन से मैच करता है। तो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो इसका ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं कैसे होगा मैं बता देता हूँ। Ag3PO4 को हम डिसोशिएट करें वाटर के अंदर में तो 3 Ag प्लस PO4 3- आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो होगा Ag प्लस के लिए सोलबिलिटी एस होगा, PO4 3- के लिए एस होगा, बट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Ag का 3 है तो 3s हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन Ag प्लस का 3s होगा और PO4 3- का s होगा। तो सोलबिलिटी हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो किसका निकालते हैं? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा? KSP = 27S4 आएगा और s निकालेंगे तो KSP/27 के पावर 1/4 आएगा। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द pH ऑफ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज 3। मतलब pH आपको दे रखा, कंसंट्रेशन आपको दे रखा, निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। मैंने इतना इसको इजी वे में सोल्व कराया था 2023 का PYQ के अंदर में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही इसका सोल्यूशन है, तो आप एक बार देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.36 ग्लूकोज दे रखा है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम इन वाटर। आपको Kb का वैल्यू दे रखा है। आपको निकालना है डेल्टा TB। सिंपली आपको निकालना है क्या है? डेल्टा TB, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी 2023 का मैंने करा रखा हूँ। फॉर्मूला बहुत अच्छे से मैंने सोल्व कराया था। डेल्टा TB = Kb × M और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी करा रखा हूं तो इसको मैं अच्छा से डिस्कस नहीं करूंगा, एलिब्रेट नहीं करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक बार सोल्यूशन को एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी कुछ हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है बच्चे, 12th का क्वेश्चन है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको नहीं बोलते? ऑस्मोटिक प्रेशर को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं, बट वेपर प्रेशर को नहीं बोलते। इसके जगह पर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव
रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर, RLVP, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सिर्फ वेपर प्रेशर को हम नहीं बोलते, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है, वांट ऑफ फैक्टर बताना है ग्लूकोज और NaCl के। ये भी 2023 का रिपीट क्वेश्चन है। ग्लूकोज एक क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसकी जो आई वैल्यू होती है वो 1 होती है। NaCl को हम डिसोसिएट करेंगे, 2 आयंस देखने को मिलेगा, Na प्लस Cl माइनस, जिसका 2 हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। What is the number of degree of freedom for the sulfur system at ट्रिपल पॉइंट? तो 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी सल्फर का बताना है ट्रिपल पॉइंट के अंदर में। तो जो फॉर्मूला होता है F = C - P + 2। C क्या होता है, C होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है, तो एक है, तो सल्फर एक ही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना F है। P क्या है, नंबर ऑफ फेज, तो देखो सल्फर जो होता है 3 फेज में होता है, 3 फेज में होता है, तो P जो होगा इसका 3 हो जाएगा, जो C हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और आपको सिंपली F निकालना है। तो कुछ है ही नहीं करना, कुछ करना ही नहीं था, सिंपल बेसिक चीज था। और यहाँ पर आप देख सकते इसका जो ऑप्शंस होंगे उसका B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, G। यहाँ पर C 1 होगा, P 3 होगा और +2 होगा, तो 1 2 + 1 3 -3, 2 + 1 3 -3 = क्या होगा, 0 हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो सल्फर जो होते हैं 3 फेज में होते हैं ट्रिपल पॉइंट में, जिसको हम बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और सल्फर वेपर, ये 3 फेज में होते हैं। तो 16 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने 2023 में करा रखा हूं। करेक्ट द लेड सल्फर, लेड सल्फर का आपको बताना है करेक्ट ऑप्शंस। वो भी एक लेड सल्फर एलॉय होता है, इसका 2 कर्व होता है, 1 यूटेक्टिक पॉइंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होती है लेड सल्फर की, जिसकी वजह से कर्व 2 देखने को मिलती है और दोनों कर्व को मिलाने वाली यूटेक्टिक पॉइंट 1 होती है। इसका ऑप्शन 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर जो परफॉर्म होता है वो एसिड बेस भी होता है, रिडॉक्स भी होता है, प्रिसिपिटेशन भी होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन भी आपको रिपीट क्वेश्चन पूछा गया, फॉलोइंग द इक्वेशन रिलेटेड, ये भी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बोला था 22 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में कितने सेकंड लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड 3 सेकंड बस। तो आपको तो और क्वेश्चन जो न्यू क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करने में तो आपको टाइम तो मिलेगा ना। तो 22 क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते हो तो मुश्किल से मुश्किल कितने सेकंड, 20 सेकंड लगेंगे टोटल। अगर 2 सेकंड भी दोगे तो 20 क्वेश्चन को 40 सेकंड लगेंगे बस। तो 40 सेकंड के अंदर में रिपीट क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, तो आपको तो टाइम तो बहुत सेव हो गया होगा। बाकी क्वेश्चन आपको 35 क्वेश्चन और सोल्व करने थे जो न्यू थे, जिसमें बहुत इजी क्वेश्चन थे, नॉर्मल में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंदी थे, तो हमें तो वो टच करना है नहीं, हमें तो 60 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 65 सोल्व करने हैं, 100 तो सोल्व करना है नहीं बस। तो जो लेंदी था उसको छोड़ देना है, जो इजी क्वेश्चन था उसको पकड़ना है, उसको चूज करना, उसको टिक मारना, उसको सोल्व करना है। बाकी 22 क्वेश्चन तो रिपीट है ही थे बस, कुछ करना तो है नहीं था। हाँ कुछ बच्चे के डिमांड थे, जो कुछ बच्चे बता रहे थे कि उसको प्रॉब्लम ये हो गया था कि ओमआर सीट को फिल करने में टाइम उनको नहीं मिल पाया था। तो यही दिक्कत है, मैं आपको बार बार मैं पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो जेएमआई होता है वो सीबीटी एग्जाम नहीं होती है, वो हमेशा ओमआर सीट पे एग्जाम लेती है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा, ठीक है, कि आप कम से कम आपको 15 मिनट आपको लास्ट में टाइम निकाल के रखना होगा ओमआर सीट को फिल करने के लिए, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम होता है अगर आप सर्कल से बाहर आप फिल कर देते हो, ड्रॉ कर देते हो, रंग देते हो, तो वो डिटेक्ट हो नहीं पाएगा, क्वेश्चन काउंट नहीं हो पाएगा, आंसर काउंट नहीं हो पाएगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना था ना, तो ये चीज ध्यान रखना था, आपको मैनेज करना ही था। हाँ 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट मैक्सवेल रिलेशंस ड्राइव द फंडामेंटल इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैक्सवेल का जो जादुई जो डब्बा है उसी से क्वेश्चन पूछा गया, यही तो डब्बा है, जादुई डब्बा, SPTVHGAU, SPTVHGAU। सिंपली ये ऑप्शंस में दे रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। पहला जो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन में DS/dt टेम्परेचर कांस्टेंट, DS/dP टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो जब DS/dP टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो dV/dt होगा, क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, बट ये उल्टा डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा, तो बट यहाँ पर नेगेटिव नहीं था, इसका जो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये जो इसको रिलेशन है गलत है,
हाँ, ऑप्शन से हम बी की बात करेंगे तो ds अपॉन dv, मतलब देखो यहाँ पर देखो ds अपॉन dv टेम्परेचर कांस्टेंट, ds अपॉन dv टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब ds अपॉन dv टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dp अपॉन dt वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन सही डायरेक्शन पे है तो पॉजिटिव होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है वो dt अपॉन dv, तो यहाँ पर देख सकते हैं dt अपॉन dv क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। हाँ dt अपॉन dv एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा कि डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। तो उसके बाद dp अपॉन ds होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा, तो dp अपॉन ds वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा तो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट रिलेशन है। हाँ, ऑप्शन डी, या ये ऑप्शन डी है, सी नहीं है, डी है। तो dt अपॉन dp, तो dt अपॉन dp, तो यहाँ पर देख सकते हैं dt अपॉन क्या है, dp है, तो dt अपॉन dp क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, नेगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, इज इक्वल टू हो जाएगा। जब dt अपॉन dp होगा तो dv अपॉन ds होगा, सिंपल सी बात है, dv अपॉन ds होगा। और जब dv अपॉन ds होगा तो इसके डायरेक्शन जो है उल्टा है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, वो भी क्या होगा, उल्टा है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव जो है कैंसिल होगा, तो dt अपॉन dp एंट्रोपी कांस्टेंट और dv अपॉन ds प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन इजी था। अब 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन नॉट माइक्रोवेव एक्टिव। तो माइक्रोवेव एक्टिव हम किसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, माइक्रोवेव एक्टिव जो होते हैं उसको किसको बोलते हैं, इसका क्या डिफिनेशन है। तो माइक्रोवेव एक्टिव जो होता है ओनली इफ परमानेंट डायपोल मोमेंट, जिस कंपाउंड के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा उसी को हम बोलेंगे माइक्रोवेव एक्टिव। ओके, यहाँ पर पूछा है नोट, तो यहाँ पर आपको ध्यान हमेशा रखना है, नोट की बात कर रहा है, यस की बात नहीं कर रहा है, नोट की बात कर रहा है। तो CO2 जो होता है इसके अंदर डायपोल मोमेंट जो होते हैं वो जीरो होते हैं, डायपोल मोमेंट जीरो होते हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट करते हैं डायपोल मोमेंट। यहाँ पर जीरो डायपोल मोमेंट होगा तो इसके अंदर माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा, एस्टिमेट द लाइफ टाइम स्टेट दैट गिव राइज टू अ स्पेक्ट्रल लाइन विथ 2.14, आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2.14 सेंटीमीटर इनवर्स 1, ठीक है। और आपको लाइफ टाइम पूछा है, मतलब कि आपको डेल्टा टी पूछा, मैंने इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराया हूं, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2πc डेल वी, ये डेल न्यू, हाँ डेल न्यू, ये फ्रीक्वेंसी हो रखा है। सी आपको क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, पाई की वैल्यू को पता होता है, बस कुछ नहीं करना है, आपको सारे वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर आएगा डेल टी इक्वल टू 2.48 इंटू 10⁻⁻12 सेकंड आता है। तो हमको निकालना है किसमें, पिको सेकंड में। तो आपको पता है 1 पिको सेकंड इक्वल टू क्या होता है, 10⁻12 सेकंड होता है। तो 10⁻12 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 2.48 पिको सेकंड आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सिंपली। तो यही आपका फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला पे आपको कैलकुलेट करना था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी क्वेश्चन थी। 23 नंबर क्वेश्चन से भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है इसमें सिर्फ डेटा को चेंज कर दिया गया है। ये 2024 का क्वेश्चन है, हाँ इसमें डेटा को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर 2024 में 0.05 मोलर कंसंट्रेशन दे रखा था, उसमें आपको 10 सेंटीमीटर लेंथ दे रखा था, और सेम आपको निकालना था मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जिसमें आपको 1/2 इसमें दे रखा है, उसमें 1/4 दे रखा था। सिंपली आप यहाँ पर सोल्यूशन देखोगे तो वही आपको सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। ये सोल्यूशन जो है वो 2024 का ही सोल्यूशन यहाँ पर लेके आया हूँ, बट इसमें फर्क कुछ करना नहीं है, आपको उसमें सिर्फ डेटा को चेंज करना है। इसमें 1/4 है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 1/2, मतलब यहाँ पर 1/4 को आपको 1/2 निकालना, 1/2 आपको पुट कर देना I0 इक्वल टू I, ये सिंपली पुट करना है। मोलर कंसंट्रेशन को आपको 0.0 क्या करना है, 4 करना है, पुट करना है। 10 सेंटीमीटर को आपको पुट करना है क्या, 5 सेंटीमीटर। सारे आप जैसे वैल्यू पुट करोगे तो आप जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट निकल करके जो आएगा वो आएगा क्या आएगा, 1.51 आपको मोलर इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1 देखने को मिल जाएगा। तो 23 का ए करेक्ट हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ए ट्राइपेप्टाइड गिव्स फ्रॉम द फ्लोइंग द प्रोडक्ट ऑफ ईडमैन डिग्रेडेशन। तो ईडमैन डिग्रेडेशन होता यह है कि इट रिमूव द एन टर्मिनल अमीनो एसिड कन्वर्ट टू इनटू ए फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन, ठीक है। तो ये पीटीएच, हाँ ये पीटीएच डेरिवेटिव होता है, यही आपका पीटीएच डेरिवेटिव है, इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच टेस्ट नॉट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट है, जिसमें बताना है कि टर्शियरी अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, उसको हम यूज नहीं करते हैं। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकास ल्यूकास जो टेस्ट होता है उसके अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश करते हैं। विक्टर मेयर के अंदर भी करते हैं, आयोडोफॉर्म के अंदर में हम नहीं करते। आयोडोफॉर्म के अंदर में होता क्या है, मिथाइल कीटोन को हम टेस्ट करते हैं। किसी कंपाउंड के अंदर में अगर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है तो इसको हम पॉजिटिव टेस्ट करते हैं, और इसको हम टेस्ट करते हैं कि मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं है। इसके अंदर जो रिएजेंट होता है वो I2 होता है और प्लस NOAOH होता है, मतलब कि I2 प्लस NOH होता है, सिंपली इसका रिएजेंट होता है। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी द गिवन कार्बोकैटायन। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी आपको बताना है। तो मैं बता दूं, फिनाइल कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, तो 2 सबसे पीछे जाएगा। सबसे पहले 2 सबसे पीछे जाएगा। इसका ऑप्शन कौन कौन सा है? एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, बाकी सी को कट मारो, बी को कट मारो, ए और डी में ऑप्शन होने वाला है। आप बताना है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा कि आपको ये होगा। सिंपली मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर क्या है, इसका स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ से प्लस M से स्टेबल हो रहा है, प्लस I से स्टेबल हो रहा है और प्लस H से स्टेबल हो रहा है, मतलब कि 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल हो रहा है। तो 1 तो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड आएगा और सबसे लास्ट में 2 आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि थर्ड जो है ये सिंपली देखा जाए तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है और वैसे भी अनस्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक तो कार्बोकैटायन उतना स्टेबल नहीं कर पाएगा। हाँ, यहाँ तो रेजोनेंस से स्टेबल करेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की बात करूं तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फेरोसिन जो होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। ये भी इसका भी 0 होता है, एसिटाइलिन का भी 0 होता है। एजिलिन का जो डायपोल मोमेंट होता है 1.08 डी होता है, तो इसके जो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट सी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अमॉन्ग द फ्लोइंग आपको नन एरोमेटिक बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इसमें से बताना नन एरोमेटिक। तो मैं बता दूं, जो फर्स्ट होता है ये आपको नन एरोमेटिक होता है, इसको हम बोलते हैं 10 एनोलिन कंपाउंड। ये एक्चुअली होता है एरोमेटिक, जैसे 14 एनोलिन होता है और भी जितने सारे एनोलिन होते हैं उसमें कुछ एनोलिन जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, लेकिन जो 10 एनोलिन होते हैं वो नॉन एरोमेटिक होता है। इसका रीजन ये होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होते हैं, दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से ये जो प्लेन जो होता है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। और जब आउट ऑफ प्लेन चल जाएगा, प्लेनर रहेगा ही नहीं, तो हकल रूल को फॉलो करेगा ही नहीं। जब हकल रूल को फॉलो करेगा नहीं तो क्या होगा, नन एरोमेटिक होगा। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो एक नन एरोमेटिक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से सही है। हम बी ऑप्शन 2 की बात करेंगे, तो ऑप्शन जो 2 होता है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम चार्ज सेपरेशन करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर कंजुगेशन तो हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है और यहाँ पर आपको प्लेनर भी है, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको एरोमेटिक है। इसी को हम बोलते हैं क्वाशी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाशी एरोमेटिक। इसके अंदर भी देख सकते हैं, तो जो थर्ड जो कंपाउंड है इसके अंदर भी एरोमेटिक है। कितने पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, तो वो भी आपको काउंट करना ही है। तो 8 और 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एरोमेटिक ही होते हैं। क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो आपको 2 और थर्ड तो होगा नहीं, सिंपली आपको नॉन एरोमेटिक 1 होगा, तो ए करेक्ट हो जाएगी। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का, बोरॉन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। मैं आपको बता दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर देखो, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन को निकालने में उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। जैसे हीलियम एक नोबल गैस है, ये स्टेबल ज्यादा होता है, इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर हीलियम की सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे पहले हीलियम को रखेंगे। अब हम बात करेंगे बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हम बात करें नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p3 होती है। तो 2p3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप करेंगे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आएगी
ठीक है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं आपको बता दूं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर यह स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसके अंदर में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को निकालने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, तो इसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो हीलियम के बाद नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको बोरोन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है किसके बारे में, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो ऑप्शन ए जो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज एज द IP इंक्रीज। तो ये गलत ऑप्शन है, सिंपली इसलिए गलत है कि जो नॉन मेटालिक जो कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज नहीं करता है, वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन जो गलत है। हाँ, IP जो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जो होता है टॉप टू जो बॉटम होते हैं, ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो उसकी IP डिक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो IP इंक्रीज करता है। तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। हाँ, सी ऑप्शन के अंदर में क्या है, सेकंड IP ऑफ कैल्शियम लार्जर देन सेकंड IP ऑफ पोटेशियम, ये भी गलत है। हाँ, IP डिक्रीज ऑन द गोइंग लेफ्ट टू राइट प्रेडिक्टेबल। मैंने बताया कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। तो ये भी ऑप्शन आपको गलत है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजेनिक एटम विथ न्यूक्लियर चार्ज Z। तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला होता है, ये आपको हाइड्रोजन एटम का जो फॉर्मूला होता है En = -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, Z² का होता है। तो जो एनर्जी होगा वो न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, Z² का होगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के अंदर में क्या होता है, सिंपली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है जिसके आयन जितने ज्यादा होते हैं, आयन जितना ज्यादा हो और उसकी एटॉमिक रेडाई साइज जितना कम हो। तो आयन जितने ज्यादा हो और एटॉमिक रेडाई जितना कम हो उतना ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी होती है। तो यहाँ पर लिथियम का साइज छोटा होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है कैल्शियम और पोटेशियम से, और क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लैटिस एनर्जी हाईएस्ट। 33 नंबर क्वेश्चन पूछता है कॉम्प्लेक्स विच एग्जिबिट्स लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड। तो सिंपली ये होता है इसकी जो डेल्टा एनर्जी जो CFEC एनर्जी होती है वो स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल का होता है और टेट्राहेड्रल का होता है। तो इस कंपाउंड को सिंपली आपको क्या बताना है, आपको पता लगाना है इसका क्या ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। तो पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पर जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में है और निकल D8 के केस में। तो मैं आपको बता दूं जब भी D8 के केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो स्क्वायर प्लेनर होता है, और D8 के केस में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होता है। तो यह स्क्वायर प्लेनर है, सबसे ज्यादा एनर्जी C का हो जाएगा, फिर उसके बाद B का हो जाएगा, मतलब C का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, उसके बाद B का एनर्जी होगा। लेकिन हम बात करेंगे इसकी A और D की बात करेंगे। तो A के अंदर भी D8 है और D के अंदर भी D8 है और दोनों टेट्राहेड्रल ही है। लेकिन इस केस में क्या है, इसका जो लिगेंड है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और एक वीक लिगेंड है, जिसकी वजह से ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी एनर्जी सबसे कम होगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा द रेड कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मेनली ड्यू टू द। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो मेन रीजन होता है कलर, उसका जो मेन रीजन होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द मोलर एब्जॉर्बिटिविटी एंड लेम्डा मैक्स बताना है। तो लेम्डा मैक्स सिंपल आपको बताना, तो लेम्डा मैक्स जो डिपेंड करेगा यहाँ पर आपको स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरबिडन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्पिन अलाउड और लैपोर्टेड अलाउड जो होता है वहां पर हाई लेम्डा मैक्स होता है, और स्पिन फॉरबिडन और लैपोर्टेड फॉरबिडन होता है वहां पर लो लेम्डा मैक्स देखने को मिलती है। तो इस कंपाउंड के अंदर आपको बताना है किसका ज्यादा स्पिन अलाउड है और किसमें, हाँ इस कंपाउंड के अंदर में, इस ऑप्शन के अंदर में किसका स्पिन अलाउड है और किसका लैपोर्टे अलाउड है और किसका स्पिन फॉरबिडन है और किसका लैपोर्टे फॉरबिडन है। उसके हिसाब से लेम्डा मैक्सिमम आपको पता लग जाए। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा मिनिमम, तो इसका मतलब जिस ऑप्शन के अंदर में स्पिन फॉरबिडन होगा और लैपोर्टे फॉरबिडन होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा D5, क्योंकि यहाँ पर इसलिए D5 मिलेगा क्योंकि मैग्नीज जो होगा वो +2 चार्ज में होगा, और जब +2 चार्ज में होगा तो D5 देखने को मिलेगा। यहाँ पर वाटर 6 लिगेंड है, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, 6 लिगेंड है, तो यहाँ पर D5 देखने को मिलेगा। जब D5 के केस में क्या होता है, जो डेल्टा S जो होता है
नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर फॉरबिडन होता है स्पिन और लेबोरेटरी फॉरबिडन होता है, जिसकी वजह से डेल्टा मैक्स जो होगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, तो 35 का ए करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ब्राइट येलो कलर CuPHEN जो दे रखा PHN होता है क्या, फिनैंथ्रोलिन होता है, जिसका वजन क्या हो सकती है, सिंपल इसका वजह होती है कॉपर। क्या होता है कॉपर, सिंपल +1 में है, तो जब +1 में है तो D10 पोजीशन में है। और जब PHEN होता है जो लिगेंड होता है वो क्या होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। तो जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कहां से एक्सेप्ट करेगा, तो मेटल से एक्सेप्ट करेगा। तो मेटल के वैसे पास इलेक्ट्रॉन भर भर के है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा किसको, लिगेंड को, तो मेटल इलेक्ट्रॉन ले देगा किसको, लिगेंड को। इसका मतलब ये है मेटल टू लिगेंड, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। DD ट्रांजिशंस नहीं होंगे, नहीं ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा कि D10 है, इसके पास खुद कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फील्ड अप है और ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा ना, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और डी के पास इलेक्ट्रॉन वैकेंट है भी नहीं, तो लिगेंड तो एक्सेप्टर है, पाई एक्सेप्टर तो इलेक्ट्रॉन खुद लेने वाला है, तो लिगेंड से लेगा, तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर स्क्वायर प्लेनर मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, आपको बताना है मेटल एम का कौन सा आइसोमर पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर जो अमोनिया है और CN है, तो अमोनिया यहाँ पर 2 हो जाएंगे, अमोनिया कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और CN जो हो जाएंगे वो भी 2 हो जाएंगे। तो इसका 2 आइसोमर देखने को मिलेगा, एक सिस देखने को मिलेगा, एक ट्रांस देखने को मिलेगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी 2 आइसोमर देखने को मिलेगी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था लिगेंड एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो मैं बता दूं लिंकेज आइसोमेरिज्म जब भी की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको देखना एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिसके ऑप्शन में जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा वही लिंकेज आइसोमेरिज्म को फॉर्मेशन करती है। तो सिंपल बता दो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। NO3- जो होता है ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। कैसे होता है, एक नाइट्रोजन से मेटल से चिलेट करेगा और एक ऑक्सीजन मेटल से चिलेट करेगा। वो कैसे हुआ, NO3- जो होगा मेटल से चिलेट करेगा, यहां पर देख सकते हैं, और एक जो होगा ONO2 होगा मेटल से चिलेट करेगा। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब ही होता है वैसा लिगेंड जो एक ही लिगेंड से 2 मेटल के साथ चिलेट कर सकता है, एक से ज्यादा, 1 or more लिगेंड चिलेट ये करे तो समझो एम्बीडेंटेड लिगेंड होती है। इसका ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया स्टोरेज ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट, इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फेरेटिन के अंदर में ही आयरन स्टोरेज होता है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर में, ठीक है, तो इसका आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन सिंपली इसका डी करेक्ट हो जाएगा, डाइऑक्सिन बाइंडिंग मेटलोप्रोटीन। हाँ, एपॉक्सीडेशन ऑफ रिएक्शंस ये नहीं होता, कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक्स ये भी नहीं होता। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, क्लोरोफिल में होता है, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, तो ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके अंदर होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है नाइट्रोजिनेज के अंदर में होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर हीमोग्लोबिन इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगी। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें इट द बाइंडिंग विथ O2 वीकर द कंपैरिजन ऑफ मायोग्लोबिन, सही बात है, मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन जो बाइंडिंग होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है हीमोग्लोबिन से, तो ये ऑप्शन सही है। आयरन इज 5 कोऑर्डिनेटेड, ये भी सही है। आयरन इज कोप्लेनर विथ प्रोफाइलिन रिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वहां पर प्लेनर होता है, कोप्लेनर नहीं होता। कोप्लेनर तब होता है जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो, तो ऑप्शन आपका सी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो 41 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +2 ही होता है, Fe+2 होता है किसके केस में, हीमोग्लोबिन के केस में, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो डीऑक्सी से ऑक्सी मतलब ऑक्सी से डीऑक्सी में क्या चेंज आता है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में, तो मैं बता दूं Fe+2 से Fe+2 में ही जाता है। तो यहाँ पर Fe+2 जो होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब भी ऑक्सी से हम डीऑक्सी तरफ जाते हैं तो Fe+2 लो स्पिन के अंदर में आता है, ठीक है, जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन Fe+2 में होता है, वो हाई स्पिन के अंदर में होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है Fe+2 में होता है, लो स्पिन के अंदर में होता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ सीरियम CeNO3 6 2- रिस्पेक्टिवली। मतलब इस कंपाउंड को आपको बताना है, क्या बताना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री बताना है आपको। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 12 होगी। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या होगी, 12 होगी और ये आइकोसाहाइड्रन होगा। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगी। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था पेयर ऑफ लेंथेनाइड विथ हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना ये है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने आपको कुछ देर पहले आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन्स। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी, EU एंड YB। देखो EU क्या होता है, EU एक्चुअली 4F7 6S2 होता है। मतलब सिंपली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यूरोपियम का 4F7 होता है, 5D0 होता है और 6S2 होता है सिंपली। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो वहां से आपको 4F7 से इलेक्ट्रॉन निकलेगी। जबकि 4F7 मतलब क्या होगा, सॉरी 4F7, हाँ 4F7 है, सॉरी 4F7 जो है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आई है। 4F7 का मतलब ये है कि हाफ फिल्ड मोर स्टेबल है, हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पर यूरोपियम का आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। लेकिन उसके बाद हम YB की बात करें तो YB के अंदर भी सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन यहाँ पर 4F14 है। तो 4F14 जो है वो फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, फुल फील्ड है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में काफ़ी ज़्यादा इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपको EU एंड YB हो जाएगा। इसका 44 का बी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मेटालिक रेडाई आर एबनॉर्मली हाइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। मतलब इसमें पूछा गया है कि मेटालिक रेडाई जो है वो एबनॉर्मली हाई किसका ज़्यादा है। तो इसका EU और YB का ही सबसे ज़्यादा होगा। EU और YB का सबसे ज़्यादा हो जाएगा एबनॉर्मली हाई। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी BACPR थ्योरी, मतलब कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से आपको बताना ये है कि आइडियल टेट्राहेड्रल शेप कौन सा कंपाउंड में है। मतलब आइडियल टेट्राहेड्रल शेप कौन सी आपकी इस ऑप्शन के अंदर में कंपाउंड में है, तो आपको बताना है। सिंपली मैं आपको SF4 की हम बात करेंगे तो SF4 का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपली क्या होता है, 4 फोल्डीन इसके अंदर है। कितने, 4 फोल्डीन है और 1 लोन पेयर होते हैं। क्योंकि सल्फर जो होता है क्या होता है, सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 फोल्डीन हो जाएंगे, 1 लोन पेयर हो जाएंगे, कितना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री की बात करें वो TBP हो जाएगा, TBP हो जाएगा सिंपली। तो एक्चुअली जो फोल्डीन होंगे वो फोल्डीन होंगे 2 आपको क्या हो जाएंगे, इक्वेटोरियल पे हो जाएंगे यहाँ पे, हाँ, और 2 आपको एक्सियल पे हो जाएंगे, 2 एक्सियल पे हो जाएंगे और 1 जो लोन पेयर होगा वो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। तो सिंपली किस टाइप का हो जाएगा, ये सीसॉ टाइप का स्ट्रक्चर में आ जाए, मतलब सीसॉ इसका शेप होगा। तो SF4 जो सीसॉ शेप हो जाएगा तो ये नहीं होगा इस, हाँ। और SO4 2- की बात करें तो SO4 2- जो होता है वो सिंपली होता है इस टाइप का। आपको ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ O- और यहाँ O- होगा, सिंपली ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है और यही टेट्राहेड्रल शेप होता है, आइडियल टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया था आइडियल टेट्राहेड्रल शेप, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। S2Cl2 सिंपली होता है स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड S, फिर सिंगल बॉन्ड S, फिर Cl आपको इस तरह से होते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपको Cl इस तरह से होते हैं। तो सिंपली ये आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो टेट्राहेड्रल शेप नहीं होगा। SO2Cl2 जो होते हैं ये भी कुछ ऐसे होते हैं, S डबल बॉन्ड O और 2 कोल्ड्रीन्स होते हैं। तो ये भी एक तरह देखा जाए तो टेट्राहेड्रल ही होता है, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है SO2Cl2। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 46 का बी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ I3-, मतलब कि आपको बताना है कि I3- के अंदर में टोटल ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कितने लोन पेयर, 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 3 यहाँ भी हो गए, 3 3 6 और 2 यहाँ हो गया, 3 2 5 और 1 यहाँ, मतलब कि 6 2 8 1 9, मतलब 9 लोन पेयर आपको देखने को मिल रही है इलेक्ट्रॉन। तो इसी का ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच अमॉन्ग द, ये आपको कंपाउंड दे रखे हैं, इस कंपाउंड को बताना है प्लेनर। इस कंपाउंड में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो प्लेनर है। तो सबसे पहले बता दूं कि XeO3 जो होता है वो एक प्लेनर नहीं होता है, जेनन ट्राइऑक्साइड प्लेनर
नहीं होता है, पिरामिडल शेप होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जेनन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जेनन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, कितने 6 हो गए हैं, एक लोन पेयर हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, पिरामिडल शेप हो जाते हैं, ये प्लेनर नहीं होता है। कार्बोनेट की बात करें CO3 2-, ये प्लेनर होते हैं, C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ से O- और यहाँ से O-, ये प्लेनर शेप हो गया। हाँ, सल्फर की बात करें तो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, ये भी प्लेनर हो गया। और हम NO3 की बात करें तो ये भी प्लेनर ही होता है, N डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन और सिंपली ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कि नाइट्रोजन जो होते हैं 3 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो ये भी प्लेनर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो गए, आपको कार्बोनेट भी प्लेनर होगा, SO3 भी प्लेनर होगा, और आपको NO3- भी प्लेनर होगा, तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द करेक्ट शेप TeF5- ऑन द बेस ऑफ वेस्पर थ्योरी, मतलब VSEPR थ्योरी से आपको बताना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से आपको बताना है इसके बारे में। TeF5- का इसका क्या शेप होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, जो भी बताना है, ठीक है। तो सिंपली मैं बता दूं, टेल्यूरियम जो होता है वो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करती है। तो ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो टेल्यूरियम में भी आपको 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस दे रखा है, इसका मतलब कि 6 1 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स टेल्यूरियम हो जाएंगे। जब टेल्यूरियम में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 5 जो होंगे फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएंगे, तब पर भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसका मतलब एक लोन पेयर होगा। तो 5 आपको बॉन्ड बनेगा और 1 लोन पेयर बनेगा, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मतलब ये इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल की बात है, बट ऑक्टाहेड्रल की बात है जहाँ वेस्पर थ्योरी के हिसाब से हमको बताना है शेप। तो शेप इसका ये हो जाएगा, यहाँ पर टेल्यूरियम देख सकते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल के केस में ये होता है, जब एक लोन पेयर होते हैं तो चारों जो आपको फ्लोरीन होगा वो सारे प्लेन में आएंगे। क्या आएंगे, सारे प्लेन में आएंगे, एक एक्सियल पे आएगा, और जो एक लोन पेयर होते हैं वो आपको भी एक्सियल पे ही आता है। जब भी लोन पेयर आएगा इसके एक्सियल पे आएंगे, और दूसरा लोन पेयर भी आएगा तो वो भी एक्सियल पे आएगा। जब थर्ड लोन पेयर आएगा तो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। तो इसकी जो मतलब शेप होगा वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। अगर एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल, अगर 2 लोन पेयर होते हैं यहाँ पे तो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ ट्राइगोनल फेस बताना है, किसका, स्क्वायर एंटी प्रिज्म का, आइकोसाहेड्रन का, और कैप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म का बताना है। हाँ, कैप्ट एंड स्क्वायर। तो मैं बता दूं कि ट्राइगोनल फेस एंटी प्रिज्म का जो होता है वो 8 होता है, बेसिक आपको रिमेंबर होता है, और आइकोसाहेड्रन का जो होता है ट्राइगोनल फेस वो 20 होते हैं, और इसका जो होता है वो 14 होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको 50 क्वेश्चन ही इस वीडियो के अंदर मैंने सोल्व किया हूं। बाकी जो क्वेश्चन जो बचे रहे हैं 50 क्वेश्चन, वो आपको पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कोशिश किया था कि इसी वीडियो के अंदर में 100 क्वेश्चन सोल्व कर दूं, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है, जिसकी वजह से मैंने इसमें 50 क्वेश्चन ही सोल्व किया। बाकी नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन आपको नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको कट ऑफ मैं डिस्कस कर दूंगा पूरा डिटेल वाइज में, तो आप टेंशन मत लेना, जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और जो बच्चे को 40 मार्क्स प्लस आ रहे हैं उसको सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।